Assalamu alaikum students. Welcome to the lecture number 2 of सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कोर्स. आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पहले लेक्चर 1 के अंदर जो हमने डिस्कशन की थी उसको थोड़ा सा हम लोग रिकैप करेंगे और फिर उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज का लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे. जस्ट अ रिकैप, लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक ओवरव्यू हमने डिस्कशन की थी कि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल कौन कौन से होते हैं. हमने वाटरफॉल मॉडल को एक ब्रीफली हमने डिस्कस किया, फिर हमने उसकी एक एक्सटेंशन थी वी मॉडल, उसको हमने डिस्कस किया, एंड देन वी जंप ओवर टू द एजाइल प्रोसेसेस आफ्टर डिस्कसिंग देयर ड्रॉबैक्स. और लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने एक स्टैंडिश ग्रुप की सॉफ्टवेयर कैओस रिपोर्ट को भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने कुछ स्टैटिस्टिकली बताया था कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रो कैसे की है इन टर्म्स ऑफ इट्स फेलियर, इन टर्म्स ऑफ इट्स सक्सेस रेट एंड सो ऑन. तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लास्ट वाले लेक्चर के अंदर जो हमने सॉफ्टवेयर कैओस रिपोर्ट जो कि 1995 के अंदर स्टैंडिश ग्रुप ने पब्लिश की थी उसको डिस्कस करते हैं, और फिर हम उसी रिपोर्ट का एक फॉलो अप रिपोर्ट है जो कि 2006 के अंदर सेम ग्रुप ने स्टडी की थी, उसको हम लोग आपस में कंपेयर करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि किन फैक्टर्स की वजह से 2006 की रिपोर्ट के अंदर कुछ इंडिकेटर्स बेहतर आए थे. जस्ट अ रिकैप ऑफ 1995 कैओस रिपोर्ट. उस रिपोर्ट के मुताबिक 46% जो सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट से, जो कि बड़े प्रोजेक्ट से, दे वर ईदर एक्सेस बाय द बजट, यानी उनका बजट एक्सीड कर गया था, या वो ऑन टाइम डिलीवर नहीं हो सका था टू द क्लाइंट ड्यू टू सम रीजंस. और जो 28% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट से दे बेसिकली लीड टू फेलियर. अब फेलियर से मुराद ये है कि वो या तो कंप्लीट नहीं हो सके, या यूजर की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो सकी, या जो कंपनी थी उसने विड्रॉ कर लिया, एंड सो ऑन. और जो सबसे ड्रास्टिक बात थी वो ये थी कि सिर्फ 9% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट्स दे वर ऑन टाइम इन टर्म्स ऑफ बजट एंड द कॉस्ट एंड द डेट्स. तो ये बड़ी ड्रास्टिक फिगर थी, लेकिन ये स्टडी 1995 में कंडक्ट की गई थी. इसी ग्रुप ने जब 2006 के अंदर सेम स्टडी की तो उन्होंने तकरीबन 10 साल के अंदर 40,000 प्रोजेक्ट्स को एनालाइज किया, उसके रिजल्ट्स को उन्होंने एनालाइज किया, डिस्कशन की डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ और सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ डिस्कशन की, जो डिफरेंट क्लाइंट्स से उनके साथ डिस्कशन की, एंड दे लेड टू द कंक्लूजन दैट देयर वाज 100% इंप्रूवमेंट इन द सक्सेस रेट. यानी जस्ट अ मेजर फिगर के जो 1995 के अंदर सक्सेस रेट 9% था वो तकरीबन डबल हो गया था, और जो फेलियर रेट था 28% वो बहुत हद तक कम हो गया था, यानी 100% कम हो गया था. इसका मतलब ये कतन नहीं है कि कोई फेलियर था ही नहीं, फेलियर था लेकिन उसका फेलियर रेट कम हो गया हुआ था. अब इन चीजों के बाद they basically have identified two major reasons due to which the software industry have such a huge impact on the success rate. As we discussed in the previous lecture, that in the waterfall model, they basically follow sequential steps of activities or sequential phases, which mean that phase 1 has to completely over before the start of phase 2. This report suggests that the software projects which were not using waterfall model mean they are not using sequential steps, rather they are using iterative steps. Iterative steps से मेरी मुराद ये है कि एक फेज को हम लोग 100% खत्म नहीं करते, हम उसको पार्शियली खत्म करते हैं, हम कुछ रिक्वायरमेंट्स लॉक करते हैं, 100% नहीं करते, एंड देन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट फेज, और फिर उन रिक्वायरमेंट्स की बेस के ऊपर हम लोग अपनी आगे वाले फेजेस हम लोग कंप्लीट करते हैं. और दूसरा, उन्होंने ये कहा कि बजाय इसके कि हम लोग बिगर पिक्चर को एक साथ सॉल्व करें, मतलब रादर देन सॉल्विंग 100 ऑफ रिक्वायरमेंट्स अंडर वन अम्ब्रेला, दे बेसिकली हैव ब्रोकन डाउन 100 रिक्वायरमेंट्स इनटू मल्टीपल सब प्रोजेक्ट्स एंड देन हैंडल देम अल्टरनेटिवली. मतलब डिवाइड एंड कंकर वाला रूल जिन आईटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई किया हुआ था, दे वर हैविंग अ वेरी गुड सक्सेस रेट. तो due to these two reasons they were having a result कि waterfall मॉडल के बजाय हम कोई ऐसा प्रोसेस आइडेंटिफाई करें जो कि सीक्वेंशियल ना हो और आइटरेटिव हो, नंबर 1. नंबर 2 कि छोटे प्रोजेक्ट्स को हम लोग ज्यादा
हैंडल बेहतर तरीके से कर सकते हैं एज कंपेयर टू वन ह्यूज प्रोजेक्ट. अब these two conclusions basically lead to what we called as a agile methodology. Agile methodology से मुराद ये होती है कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कस्टमर हमें रिक्वायरमेंट्स दे रहा है, वो बेसिकली हमारी सबसे की पॉइंट इंडिकेटर है. और जो चेंज हो रहा है रिक्वायरमेंट्स के अंदर, जो हमें कस्टमर बता रहा है, उन चेंजेस को हम लोगों ने रिजेक्ट नहीं करना. उन चेंजेस को हमने अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट बनाना है. और रादर देन यूजिंग स्ट्रिक्ट फेजेस हम आइटरेशन के ऊपर स्विच कर जाएंगे. अब आइटरेशन पे स्विच करने से मुराद ये होती है कि हम कुछ रिक्वायरमेंट्स पहले पिक करेंगे और उन रिक्वायरमेंट्स को हम लोग हैंडल करेंगे. देन वी कम अप विद अ वर्किंग सॉफ्टवेयर मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ दोज रिक्वायरमेंट्स, and then we get the feedback from the customer and so on. और जो एजाइल मेथोडोलॉजीज होती हैं, उनका जो स्लोगन होता है वो होता है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, कि चेंज को हम कभी निग्लेक्ट नहीं करेंगे. वाटरफॉल मॉडल में हम क्लाइंट को पहले बता देते हैं कि जब उसने एक बार अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं, वो अब रिक्वायरमेंट्स चेंज नहीं कर सकता. लेकिन एजाइल मेथोडोलॉजी में हम थोड़ी सी लीनियर मेथोडोलॉजी यूज करते हैं. हम क्लाइंट को यह बोलते हैं कि रादर देन फ्रीजिंग द रिक्वायरमेंट्स, यू शुड प्रायोरिटाइज योर रिक्वायरमेंट्स. जो फंक्शनैलिटी या जो रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट समझता है कि उसको पहले चाहिए है, उसके हिसाब से हमारी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी. मतलब इट इज अ क्लाइंट ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रादर देन अ टेक्निकल टीम ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. और जो हमारे कोर्स से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद आइटरेशन के अंदर जो सॉफ्टवेयर का डिजाइन बनता है उन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे, वो कभी भी फ्रीज नहीं होता. मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर का डिजाइन है इट इज ऑलवेज ओपन फॉर चेंज. लेकिन वाटरफॉल मॉडल हमें ये सॉफ्टवेयर के डिजाइन लेवल पे कोई चेंज करने की इजाजत कतन नहीं देता, बिकॉज वो फिक्स रिक्वायरमेंट की बेस पे फिक्स डिजाइन जनरेट करता है. लेकिन जो एजाइल मेथोडोलॉजीज हैं, जिनको हम लोग लाइट वेट मेथोडोलॉजीज भी बोलते हैं, ये हमें ये कहती हैं कि जो सॉफ्टवेयर का डिजाइन है इट कैन बी चेंज एज पर सम रूल्स, जो कि बेसिकली हम डिस्कस करेंगे. और उन जो कि सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर चेंज इनबिल्ट होगा वो उन्हीं रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा जो कि क्लाइंट हमें बता रहा है. यानी हमारी टेक्निकल टीम कभी हमको ये नहीं कहेगी कि अब ये जो चीज हमने एक बार बना दी है, इसमें अगर चेंज करवाना है आप लोगों ने तो इट इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर. ऐसी बात एजाइल मेथोडोलॉजी में बेसिकली नहीं होती. अब जो एजाइल डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये जो आपको डायग्राम स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, अब मैं किसी एक स्पेसिफिक एजाइल मेथोडोलॉजी को डिस्कस अभी नहीं कर रहा. एक मैं सिर्फ एजाइल मेथोडोलॉजी का जो प्रोसेस है वो डिस्कस कर रहा हूं. इसके बाद हम लोग एक स्पेसिफिक एजाइल प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे. इनफैक्ट देयर आर मेनी प्रोसेसेस, बट हम लोग जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है वो प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे. अभी जो आपको डायग्राम स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है वो ये आ रही है, जो सबसे पहला फेज है जिसको हम लोग प्रोजेक्ट अप्रूवल फेज बोलते हैं, या यूं कह लें कि हम स्टैंड अप मीटिंग बोलते हैं या प्रोजेक्ट कॉल बोलते हैं, मतलब इंडस्ट्री के अंदर. इसका मतलब ये होता है कि क्लाइंट ने हमें इनिशियल रिक्वायरमेंट्स दे दी है, उसने हमें गो हेड दे दिया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, और अब जो हमारी टेक्निकल टीम है अलॉन्ग विद द कस्टमर, वो अब डेवलपमेंट का फेज स्टार्ट कर रही है. अब जो आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसके अंदर आइटरेशन पे फोकस किया गया है. आइटरेशन को मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं. आइटरेशन से मुराद ये है कि 100 अगर फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट्स थी, हमने उसमें से 10 रिक्वायरमेंट्स हमने पहले पिक की जो कि हमें कस्टमर ने बताई. फिर उन 10 रिक्वायरमेंट्स को लेके हम लोग अगले फेज में जंप कर गए, जिसको हम लोग फेजेस सिस्टम डिजाइन बोलेंगे, हम लोग कोडिंग बोलेंगे, हम लोग मेंटेनेंस बोलेंगे, और फिर डिप्लॉयमेंट बोलेंगे, एंड सो ऑन. तो आइटरेशन बेसिकली ये कहती है कि डोंट सॉल्व द प्रॉब्लम एट वन ग्लांस, ब्रेक इट अप, डिवाइड एंड कंकर वाला रूल आपने अप्लाई करना है. तो जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है इसमें आइटरेशन की प्लानिंग हो रही है. आइटरेशन की प्लानिंग से मुराद ये है कि रिक्वायरमेंट्स को हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं, फिर उन्हीं आइटरेशंस को हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं. एग्जीक्यूशन से यहां मुराद ये है
कि हम लोग उसकी कोडिंग कर रहे हैं। सो एक वर्किंग मॉडल यूजर के सामने आए। यहां पे आई विल लाइक टू स्ट्रेस अ पॉइंट दैट सॉफ्टवेयर की जो एक ड्रॉबैक है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर, वो ये है कि आपको कोई फिजिकल चीज नजर नहीं आती। मतलब अगर आपका क्लाइंट कोई बिल्डिंग बना रहा है तो उसको बिल्डिंग बनती हुई नजर आएगी, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है इट इज अ सॉफ्ट टेक्नोलॉजी। जो क्लाइंट है वो कहेगा मैं इतने पैसे किस चीज के अंदर खर्च कर रहा हूं, क्योंकि जो क्लाइंट है वो टेक्निकल नहीं होता 95% ऑफ द टाइम। तो हमें बेसिकली क्लाइंट को जो हम चीज बना रहे हैं एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम उसको कंटिन्यूसली दिखानी पड़ती है, ताकि उसको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ समथिंग इज गोइंग ऑन इन द सॉफ्टवेयर हाउस, जो कि उसकी इन्वेस्टमेंट की आउटपुट है। तो आइट्रेशन एग्जीक्यूशन से मुराद ये कि अ वर्किंग प्रोटोटाइप जो कि इंटरनली हम डेवलप करते हैं, और आइट्रेशन रैपअप से मुराद ये है कि हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने जो हमने कोड किया है उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। जब हमारी टेक्निकल टीम हमें ये गो हेड दे देती है इंटरनली कि जी दे हैव नाउ टेस्टेड द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड दीज रिक्वायरमेंट्स, जो कि अब एक सॉफ्टवेयर कोड बन चुका है, दीज रिक्वायरमेंट्स आर नाउ रेडी टू बी शोन टू द कस्टमर। तो हम लोग कस्टमर को या इन हाउस बुला लेते हैं या क्लाइंट की साइट पे जाते हैं और उसको हम लोग एक उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की आउटपुट जनरेट करके उसको दिखाते हैं, ताकि वो उसको अप्रूव या डिसअप्रूव करे। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो क्लाइंट है वो रादर देन कि वो 6 महीने के बाद अप्रूवल या डिसअप्रूवल करे, वो पहली ही आइटरेशन के बाद अपना फीडबैक देना शुरू कर देगा। और पहली ही मतलब जो आइटरेशन नंबर 1 जब खत्म होगी तो हमें क्लाइंट का रियल टाइम रिस्पांस पता लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन एज कंपेयर टू वाटरफॉल मॉडल हमें 6 महीने या जो भी उस फेज का टाइम बनता है ऑफ द कोडिंग ऑफ द डिप्लॉयमेंट, उस वक्त तक वेट करना है। उसके बाद हमें क्लाइंट बताएगा कि उसको एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो ये बेसिकली एक मेजर और ट्रांजिशनल शिफ्ट है या पैराडाइम शिफ्ट है इन टर्म्स ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। नाउ after the discussion of the overall agile development process, they have basically identified core values जो कि waterfall model या classical जो software development model है उससे differ करता है। और जो core values हैं agile methods की, उसमें सबसे पहले या top of the list जो value है वो ये है कि जितने भी hardcore processes हैं classical model के अंदर, मतलब strict binding है of a phase, वो हम लोग बेसिकली ओवररूल करते हैं और हम लोग फोकस करते हैं आइटरेशंस के ऊपर और इंडिविजुअल रिस्पांस के ऊपर। इससे मुराद ये है, अगर हम लोग लेमन टर्म की बात करें, कि हम लोग जो क्लाइंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट हम लोग बहुत पहले कर लेते हैं रादर देन गोइंग समवेयर डाउन द रोड। जैसे कि हम लोग वाटरफॉल में करते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है उसकी जो एंगेजमेंट है वो बहुत बाद में होती है एज कंपेयर टू द एजाइल मेथोडोलॉजीज। तो ये सबसे बड़ी कोर वैल्यू है, यानी कोर वैल्यू से मुराद है मेन पॉइंट। उसके बाद जो नंबर 2 पे हमारी कोर वैल्यू है वो ये है कि वाटरफॉल मॉडल के अंदर या वी मॉडल के अंदर या जितने भी हमारे क्लासिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल हैं उसमें डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत फोकस किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस से मुराद ये है कि रादर देन सीइंग के फंक्शनैलिटी क्या सॉफ्टवेयर की, इंटरनल प्रोसीजर्स को डॉक्यूमेंट बहुत करते हैं हम लोग। मतलब कि आरएस जनरेट करने के लिए एक टेम्पलेट बनाएं, उसके अल्टरेशन करें, डिजाइन डॉक्यूमेंट को अल्टरेट करने के लिए उसकी डॉक्यूमेंटेशन करें, टेस्टिंग फेज के अंदर या कोडिंग फेज के अंदर बहुत ज्यादा हम लोग डॉक्यूमेंट्स ओरिएंटेड हो जाते हैं या डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक हो जाते हैं। इस बिहेवियर की वजह से जो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी होती है वो एट टाइम्स कॉम्प्रोमाइज कर जाती है। जो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी है वो बेसिकली हमारा कोर कंसर्न है एज कंपेयर टू द सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन। तो दिस इज अनदर चेंज फ्रॉम द क्लासिकल मॉडल। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट या जिसको मैं कहूंगा कि ड्रामेटिक चेंज है वो ये है कि जो क्लाइंट है उसको हम लोग अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट बनाते हैं रादर देन हम उससे प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिस्कशन करें। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिस्कशन से मुराद ये है कि हम लोग रादर देन उससे ये डिस्कस करें कि टाइमलाइंस क्या होंगी, कितनी और टाइमलाइन के बाद कितने % पेमेंट होगी एंड स्टफ लाइक दिस। यानी मॉनिटरिंग वैल्यू के अलावा हम जो कस्टमर को अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फेज के अंदर एम्बेड करने की कोशिश करेंगे, नॉट टेक्निकली बट आइटरेटिवली। हम कस्टमर से ये कहेंगे
कि ही इज नाउ अ पार्ट ऑफ आवर टीम, कस्टमर या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव, ही और शी शुड बी ऑन साइट, जिसको हम लोग ऑन साइट कस्टमर बोलते हैं इंडस्ट्री के अंदर। इससे मुरादी होती है कि क्लाइंट इज सिटिंग विद अस फेस टू फेस इन आवर ऑफिस, और उसके साथ मिलके हम इन अ ग्रुप डिस्कशन, हमारी जो टेक्निकल टीम है, जो बिजनेस एनालिस्ट है, एंड कुछ हद तक जो और हमारे डेवलपर्स हैं, जो उनके कंसर्न्स हैं, वो फेस टू फेस हम लोग कस्टमर के साथ फाइनलाइज कर रहे हैं, और फिर उन्हीं रिक्वायरमेंट्स की बेस पे हम लोग डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। दिस इज एन अदर थिंग। और तीसरी चीज कि जो क्लाइंट है ऑब्वियसली वो टेक्निकल बंदा नहीं है या टेक्निकल बंदी नहीं है, तो हो सकता है कि वो अपनी तरफ से हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स फाइनलाइज कर दें विद अ सिंसियरिटी कि जी यही मुझे चाहिए प्रायोरिटी की बेस के ऊपर, लेकिन जैसे ही वो आउटपुट देखे अपने सॉफ्टवेयर कोड का या वर्किंग सॉफ्टवेयर देखे, तो वो कहे नहीं कि इसमें थोड़ी सी चेंज कर दें, या एक GUI के अंदर एक बटन और ऐड कर दें, या ये फंक्शनलिटी भी मुझे चाहिए थी प्रायोरिटी की बेस के ऊपर, एंड स्टफ लाइक दिस। क्योंकि एक्सपीरियंस ये बताता है कि जो क्लाइंट होता है उसको वर्किंग सॉफ्टवेयर देखने के बाद बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स का और पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट है, उसने हमें यह कहा कि मुझे एक ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसमें मैं लॉग इन कर सकूं और अपने नोटिसेस जो वो एम्प्लॉय को देता है वो दे सकूं। अब जब उस क्लाइंट के सामने वेबसाइट आती है, तो अब उसका जो फोकस है वो लॉगिन के बजाय वेबसाइट की इंटरफेस के ऊपर चला जाता है। वो कहता है जी कि इसके अंदर मेरी कंपनी का लोगो भी आ जाए, इसके अंदर लॉगिन के अलावा डिस्कशन फोरम भी मैं कर सकूं, या मतलब स्टफ लाइक दिस, कि वो रिक्वायरमेंट्स जो उसको सॉफ्टवेयर बनने से पहले मालूम थी, दे मे चेंज ड्रास्टिकली आफ्टर फर्स्ट वर्जन ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज शोन टू द क्लाइंट। और ये होता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर। इस चीज को हम लोगों ने निगेट नहीं करना, मतलब वी हैव टू जनरेट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान जो इस चेंज को रिस्पॉन्स करे। यानी हम क्लाइंट को ये नहीं कहें कि तुमने तो हमें फेज 1 की इटरेशन 1 के अंदर 10 रिक्वायरमेंट ही बताई थी, अब ये हमने बना दी है, नाउ वी विल स्विच ओवर टू इटरेशन 2, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट सारी की सारी जो हमने फाइनल की थी वो डेवलप हो चुकी है। इट इज नॉट लाइक दिस। हम क्लाइंट को कभी ये नहीं कहते कि अब जो वो कह रहा है वो गलत कह रहा है। जिस समय लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर क्लाइंट कोई हमें आउट ऑफ द ब्लू भी बात कर रहा है, हमने उसको अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट बनाना है। तो ये बेसिकली 4 कोर वैल्यूज हैं जो कि एजाइल मेथोडोलॉजीज की एसेंस हैं बेसिकली। अब हम लोग स्विच करते हैं एक स्पेसिफिक एजाइल मेथोडोलॉजी के ऊपर, और उस एजाइल मेथोडोलॉजी का नाम है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग XP बोलते हैं। अब यहां पे मैं सिर्फ एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा, दिस XP हैज नथिंग टू डू विद विंडो XP। इंटरनेट पे अगर आप लोग गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो बहुत ज्यादा जगह आपको ये कंफ्यूजन मिलेगी कि जहां फॉर एग्जांपल अगर आप XP को सर्च कर रहे हैं तो वो विंडो XP के फीचर्स आपको दिखाना शुरू कर देगा। दिस XP हैज नथिंग टू डू विद माइक्रोसॉफ्ट विंडो XP, और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी को तो डिस्कस कर ही नहीं रहे अभी। हम लोग तो अभी सिर्फ प्रोसेसेस को डिस्कस कर रहे हैं कि कोई ऐसा प्रोसेस हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें जिसकी मदद से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर इंप्रूवमेंट आ सके, इंडस्ट्री बेहतर तरीके से ग्रो कर सके। अब इसको स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि जो XP है वो बेसिकली केंट बेक एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था IBM के अंदर। उसने बेसिकली 1996 के अंदर एक प्रोसेस मॉडल उसने प्रपोज किया। अब जो ये XP है, आप इसकी डेट देखेंगे, 1996 में प्रपोज हुआ था, और जो स्टैंडिश ग्रुप की पहली रिपोर्ट थी वो 1995 के अंदर पब्लिक हुई थी। अब 1996 में XP आया था, और जो अगली रिपोर्ट स्टैंडिश ग्रुप की आई है वो 2006 के अंदर आई है। तो ड्यूरिंग ये वो टाइम था, ये वो फेज था जब आइटरेटिव या एजाइल मेथोडोलॉजीज दे वर ऑन द ग्रोइंग साइड एज कंपेयर टू द क्लासिक मॉडल। अब जो XP है बेसिकली इट वाज अ रिस्पॉन्स टू द हैवी वेट प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल V मॉडल है, फॉर एग्जांपल वाटरफॉल मॉडल है, और इसके अलावा और भी। अब यहां पे एक पॉइंट मैं और क्लियर करना चाहूंगा, जो हमारी एजाइल मेथोडोलॉजीज हैं ये बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है, और उस प्रोसेस के अंदर एक स्पेसिफिक हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल डिस्कस कर रहे हैं XP। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ XP ही दुनिया में एग्जिस्ट करती है,
और बहुत सारे एजाइल मेथड हैं, लाइक स्क्रम है, इसके अलावा और बहुत ज्यादा हैं, लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री ड्रिवन हमारा मेथड है सॉफ्टवेयर प्रोसेस का वो एक्सपी है, तो हम उसको सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। अब इसको बेसिकली बोलते हैं लाइट वेट प्रोसेस मॉडल, क्योंकि ये उन्हीं वैल्यूज के ऊपर बेस करता है जिन वैल्यूज के ऊपर हमारा एजाइल मेथड या एजाइल मेथोडोलॉजी बेस करती हैं। और जो इसका सबसे कोर, इसकी जो केपीआईज हैं या जो सबसे कोर ऑब्जेक्टिव हैं एक्सपी के, वो ये हैं कि वी कैन नॉट गेट अ गुड सॉफ्टवेयर बाय अ कॉम्प्रोमाइजिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी। हम ये कतई नहीं कह रहे कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को डाउन कर दो ताकि क्लाइंट को हम लोग उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर डिलीवर कर सकें, ऐसा हम नहीं कह रहे। वी हैव टू इंप्रूव द क्वालिटी, लेकिन सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है अब हम कोरिलेट करेंगे द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। मतलब जो हमारी टीम होगी वो अब सिर्फ सॉफ्टवेयर क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं करेगी। रीजन, जो उसको रिक्वायरमेंट दी जा रही हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वो कंटिन्यूसली या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज हो रही हैं। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं सिंस दे आर चेंजिंग कंटिन्यूसली, अब कंटिन्यूसली से मुराद मेरी ये कतई नहीं है कि हर आधे घंटे बाद रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, ऐसी बात नहीं है। रिक्वायरमेंट चेंज होने से मुराद ये है कि जो भी हमारा आइटरेशन प्लान है या जो भी हमारा फेजेस हमने डिस्कस किए या जो भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, जो भी हमारी टाइमलाइंस हैं, रिक्वायरमेंट्स कैन चेंज आफ्टर दोज टाइमलाइंस, इससे मुराद ये है। ठीक है जी। और ये बेसिकली एक आइटरेटिव प्रोसेस मॉडल है। आइटरेटिव प्रोसेस मॉडल मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया है, अभी दोबारा मैं एक बारी और आपको इसके बारे में बता देता हूं। आइटरेटिव प्रोसेस मॉडल ये होता है कि वी बेसिकली ब्रेक अप आवर रिक्वायरमेंट्स इनटू स्मॉल चंक्स एंड देन वी फोकस ऑन दोज स्मॉलर चंक्स रादर देन सॉल्विंग द बिगर पिक्चर ऑल एट वंस। एट द एंड ऑफ द डे हम बिगर पिक्चर को ही सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन बाय ब्रेकिंग इट अप इनटू सब प्रोजेक्ट्स, जो कि एक्सपी का बेसिकली कोर आइडिया है। अब इसके बाद जो एक्सपी है, इसके अंदर एक टर्म हम लोग बहुत ज्यादा आप लोग मतलब डिस्कशन के अंदर आप लोग सुनेंगे, उसको बोलते हैं रिलीजेस। रिलीजेस इज एन इक्विवेलेंट टू द क्लासिक मॉडल टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं माइलस्टोन। दोनों में टेक्निकली फर्क कोई नहीं है, वर्बली फर्क ये है या नॉन टेक्निकल फर्क ये है कि जो डिलीवरेबल होता है वो बेसिकली शो, या जो माइलस्टोन होता है वो ये शो कर रहा होता है कि एक फेज खत्म हो गया है, उसके बाद वी आर स्विचिंग द फेजेस एंड वी विल नेवर कम बैक। हालांकि उसके ऑपोजिटली जो रिलीजेस हैं वो ये कहती हैं कि हमने कुछ अपने प्रोसेस के अंदर चेक पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। चेक पॉइंट से मुराद है हमारे कुछ ऐसे की पॉइंट्स जिनको हम लोग यार्ड स्टिक बना के क्लाइंट को दिखा सकें। मतलब क्लाइंट को दिखाने के बाद भी जो हमारे चेक पॉइंट्स हैं दे कैन बी चेंज। रिक्वायरमेंट्स हो सकता है हमारा जो क्लाइंट है उसी चीज को चेंज करने के बारे में बोल दे जो हम उसको दिखा चुके हैं, रादर देन टेलिंग अस द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स। तो रिलीज बेसिकली फोकस करती है चेंज को एकोमोडेट करने के लिए, यानी रिलीज 1 कैन बी री रिलीज्ड, लेकिन वाटरफॉल मॉडल के अंदर फेज 1 कैन नॉट बी अ मैप अगेन। तो दिस इज बेसिकली अ टर्म रिलीज जो हम लोग एक्सपी प्रोसेस मॉडल के अंदर आज के डिस्कशन के अंदर अगली स्लाइड्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद 4 बेसिकली हमारे मेन पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग एक्सपी की वर्ल्ड के अंदर कॉर्नर स्टोन बोलते हैं। कॉर्नर स्टोन से मुराद ये है कि ये हमारी प्रैक्टिसेस हैं। प्रैक्टिसेस को हम लोग आगे जाके भी और डिस्कस करेंगे आज ही के लेक्चर के अंदर। अब यहां पे आपने एक फर्क समझना है कि जो प्रैक्टिसेस होती हैं और जो रूल्स होते हैं दे आर बेसिकली डिफरेंट थिंग्स, उसको आपने मिक्स नहीं करना। रूल्स आर या रूल्स कैन नॉट बी चेंज्ड, वो फिक्स होते हैं। यानी कि अगर हमने ये लिखा कि 1 + 1 = 2 तो वो 2 ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे मौसम कितना अच्छा है, मौसम कितना खराब है, हमारा क्लाइंट कितना गुस्से में है, हमारी टीम की और डेडलाइंस बहुत ज्यादा हैं, दिस रूल कैन नॉट बी चेंज, क्योंकि मैथमेटिकल रूल्स फिक्स हैं फॉर एग्जांपल। लेकिन जो प्रैक्टिसेस होती हैं दीज आर लाइट वेट रूल्स। लाइट वेट रूल से मुराद ये है मेरी कि फॉर एग्जांपल 10,000 प्रोजेक्ट से 10,000 प्रोजेक्ट्स के बाद जो लर्निंग हुई है
जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उन एक्सपीरियंसेस की बेस पे हम लोग कुछ प्रैक्टिसेस को स्टैब्लिश कर लेते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि अगर कोई आईटी कंपनी या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करेगी तो देयर इज अ बेटर चांस ऑफ सक्सेस। अगर नहीं करेगी तो देयर इज नो हार्ड कोड बाइंडिंग लाइक इन द क्लासिकल मॉडल, लेकिन अगर कर लेगी तो देयर इज अ बेटर चांस ऑफ सक्सेस। तो बेसिकली सक्सेस रेशियो इंक्रीज करने की हम लोग कोशिश करते हैं बाय फोकसिंग ऑन द प्रैक्टिसेस। अब जो 4 कॉर्नर स्टोन हमारे हैं एक्सपी के अंदर, उसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है कम्युनिकेशन। अब ये है तो नॉन टेक्निकल टर्म, लेकिन इट हैज अ वेरी ह्यूज इंपैक्ट ऑन द टेक्निकल पीपल। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि जो आईटी का स्टूडेंट है वो ये समझता है कि जो भी प्रोसेस होता है वो सिर्फ टेक्निकल ही होता है। यानी अगर वाटरफॉल है, वी मॉडल है, एक्सपी है, तो जब उसमें टेक्निकल काम इन्वॉल्व होगा तब आईटी का बंदा इन्वॉल्व होगा, वरना नहीं होगा। हालांकि ये गलत है। होता यह है कि आईटी के बंदों की इनपुट नॉन आईटी के बंदे दे रहे होते हैं। नॉन आईटी का बंदा ये बता रहा होता है आईटी के बंदे को या टेक्निकल टीम को कि व्हाट इज टू बी डेवलप्ड। तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल द कम्युनिकेशन। और एट टाइम्स जो प्रोजेक्ट के फेलियर की रीजन होती है वो कम्युनिकेशन गैप भी होती है। एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम रियल टाइम एक्सपीरियंस के बहुत ज्यादा दफा क्लाइंट वो नहीं बता पाता जो वो बताना चाह रहा होता है, या एक्सप्रेसिबिलिटी का एक बहुत बड़ा इश्यू आ जाता है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट हम लोग एक्सपी प्रोसेस में देखेंगे कि हम कम्युनिकेशन को ईज करने की कोशिश करेंगे। दूसरा पॉइंट है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी को मैं इस तरह डिफाइन करूंगा कि जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है उसकी ये साइकी होती है कि जब आप उसको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताते हैं या जब आप उसको कहते हैं कि मेरे लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करो, तो वो अपने आप को कंप्यूटर के सामने एज्यूम कर लेता है विदाउट थिंकिंग कि व्हाट इज टू बी डेवलप्ड। वो ये कहता है कि जी मैं तो कंप्यूटर के सामने बैठा हूं, मेरे सामने एक आईडी फॉर एग्जांपल एक्लिप्स ओपन हुई है और मैं कोडिंग करूं। हालांकि ऐसा नहीं होता। होता यह है कि मतलब होना यूं चाहिए, या जो हम लोग जो प्रैक्टिस होती है सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर, कोडिंग पे हम लोग उस वक्त आते हैं व्हेन वी हैव अ वेरी गुड एस्टैब्लिश्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट, ताकि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो बजाय इसके कि अपना टाइम जाया करे हिट एंड ट्रायल के ऊपर, वो एक डराइव्ड किस्म की रिक्वायरमेंट्स को डेवलप करे। मीन वी हैव टू कीप द थिंग्स वेरी सिंपल। एक टर्म है KIS, कीप इट सिंपल। ये एक्सपी का बड़ी मशहूर टर्म है। जब भी कोई हम लोग एक्सपी की टीम में हम लोग काम करते हैं कि डोंट थिंक टू कॉम्प्लेक्स, थिंक सिंपलर। बजाय इसके कि आप ये कहें कि मैंने लाहौर से इस्लामाबाद वाया कराची जाना है, व्हाई डोंट यू गो डायरेक्टली टू इस्लामाबाद। मतलब कीप द थिंग्स वेरी सिंपल, बिकॉज मेस अप क्रिएट होना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इज वेरी इजी थिंग। अगर हम लोग डी ट्रैक हो जाएं तो वापस ट्रैक पे आना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि हमारी टाइमलाइन बड़ी स्ट्रिक्ट होती है। तो कीप द थिंग्स वेरी सिंपल। बहुत ज्यादा मुश्किल इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब हमारे यहां हो सकता है ये कॉन्सेप्ट हो कि जब तक इंग्लिश मुश्किल नहीं होगी वो अच्छी नहीं होगी। हालांकि इट इज एक्चुअली ऑपोजिट, कि जितनी सिंपल होगी उतनी बेहतर होगी। तो वही इसका कॉर्नरस्टोन है कि कीप द थिंग्स वेरी सिंपल। तीसरा पॉइंट जो कि बिल्कुल टोटली डिफर करता है वाटरफॉल से, वो है फीडबैक। अब यहां फीडबैक से मेरी मुराद ये है कि वी बेसिकली गेट कंटिन्यूस फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट। अब क्लाइंट जो हमारा है, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था, क्लाइंट इज अ पार्ट ऑफ आवर टीम। हम ये एज्यूम करते हैं कि इसके अंदर ये हम एजम्पशन करते हैं कि जो क्लाइंट है वो हमारे साथ ऑन साइट मौजूद है, हमारे ऑफिस में बैठा हुआ है, क्लाइंट या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव, और वो हमें एक्चुअल जो वो बनवाना चाह रहा है वो साथ साथ बता रहा है, रादर कि हम हफ्ते 2 हफ्ते महीने बाद क्लाइंट की साइड पे जाएं और फिर वो हमें कोई चीज बताए, फिर हम उसको चेंज को जाकर इनकलकेट करें एंड इसी तरह हमारा टाइम वो गुजरता जाए। रादर हम क्लाइंट को ऑन साइट ही बुला लेते हैं। अगेन इस तरह के क्लाइंट को हम लोग ऑन साइटर्स बोलते हैं, ऑन साइट कस्टमर्स बोलते हैं। अब जब भी याद रखें, जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा या कोई भी क्लाइंट का कंसल्टेंट आएगा, तो ये साइकोलॉजिकल चीज है कि अगर आपने उसको कोई सही चीज भी दिखाई है तो वो ये कहेगा कि ये ऐसा नहीं है जो मैं डिमांड कर रहा था, और ऐसा रियल टाइम प्रैक्टिकली होता है।
मतलब अगर जो क्लाइंट आपके साथ ऑन साइट बैठा है, आपने उसको एक रनिंग सॉफ्टवेयर दिखाया है, तो वो लाजमन सबसे पहले कहेगा नहीं नहीं ये तो मुझे ही चाहिए था, दिस इज नॉट व्हाट आई हैव एक्सपेक्टेड, या इसमें ये चेंज करो, आपको रिक्वायरमेंट समझ नहीं आई, या स्टफ लाइक दिस। रीजन ये है कि जो क्लाइंट है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ही और शी नीड एन एक्सीलेंट आउटपुट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। अब यहां पे सबसे क्रिटिकल बात है, उसको एक्सीलेंट आउटपुट का पता ही नहीं है, उसको ये पता ही नहीं है कि उसको चाहिए क्या एक्चुअली। जब उसके सामने कोई चीज बन के आती है, वही कहती है कि इसमें तो ये भी होना चाहिए था, इसमें तो फ्लाइंग चीज भी होनी चाहिए थी, इसमें तो आपने म्यूजिक क्यों नहीं डाला, इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये कलर स्कीम ठीक नहीं, माइनस माइनस चीजें हैं। लेकिन जो आपका क्लाइंट है वो आपको ये चीजें कहेगा। चौथी टर्म इसके अंदर है करेज। अब करेज से मुराद ये है कि इंडस्ट्री के अंदर जो आईटी लोग होते हैं, दे आर आई मीन डेवलपर्स की बात मैं कर रहा हूं, दे आर कंसिडर्ड टू बी द शॉर्ट टेम्पर्ड पीपल। शॉर्ट टेम्पर्ड पीपल से मुराद ये है कि दे आर लीस्ट टू बी डिस्टर्ब्ड। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर या जो होता है उसको हम लोग जो भी क्लाइंट का फीडबैक होता है वो बड़ा फिल्टर्ड वे में बताते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डेवलपर वो है जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर बना रहा है। तो जो भी क्लाइंट हमें फीडबैक दे रहा है सॉफ्टवेयर के बारे में, वो एक्चुअल डेवलपर के बारे में दे रहा है। तो जो फीडबैक आपका क्लाइंट आपको दे रहा है, यू शुड लिसन टू दैट फीडबैक विद अ करेज। अब करेज से मुराद ये नहीं कि आपने बंदूकें लेके उसके साथ लड़ना शुरू कर देना है। करेज से मुराद ये है मेरी कि यू शुड हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ दैट फीडबैक, बिकॉज जो आपकी अगली रिलीज जानी है या अगली आपकी डिप्लॉयमेंट होनी है, वो आपकी उसी फीडबैक के ऊपर बेस करेगी जो कि आपको क्लाइंट ने दिए। तो करेज इज द फोर्थ कॉर्नरस्टोन ऑफ एक्सपी प्रोसेस मॉडल, विच मीन के चेंज को आपने एक्सेप्ट करना है। आफ्टर डिस्कशन ऑफ द फोर कॉर्नरस्टोन ऑफ एक्सपी, नाउ वी बेसिकली जंप टू द मेजर एक्सपी प्रोजेक्ट फेजेस। फेजेस मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने कुछ यहां पे छोटे छोटे स्टेप्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं। इस वक्त जो स्क्रीन के ऊपर आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये बेसिकली एक्सपी के सारे प्रोसेस को हाईलाइट कर रही है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो इस डायग्राम को समझने के लिए जरूरी हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपको नजर आ रहा होगा लेफ्ट टॉप के ऊपर, वो है यूजर स्टोरीज। अब यूजर स्टोरी हमने सिंबॉलिक नाम रखा हुआ है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सपी के अंदर हमारे ऑन साइट कस्टमर्स होते हैं। तो ऑन साइट कस्टमर को हम ये नहीं कह सकते कि जी रिक्वायरमेंट हमें वही लिख के दें जो आपको चाहिए है। तो वी बेसिकली डील विद देम बाय आस्किंग देम कि हमें कुछ यूजर स्टोरी लिख के दें। मतलब हम यूजर को एक यूजर स्टोरी कार्ड होता है, वो हम यूजर को देते हैं और यूजर से हम रिक्वायरमेंट गेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ 1 लाइन सेंटेंस, इन टर्म्स ऑफ 2 लाइन सेंटेंस एंड स्टफ लाइक दिस। और इसी तरीके से हम लोग मल्टीपल कार्ड्स यूजर स्टोरी की फॉर्म में क्लाइंट से हम लोग गेट कर लेते हैं। अच्छा जी, आफ्टर गेटिंग द यूजर रिक्वायरमेंट एंड हैविंग अ बिट डिस्कशन विद द क्लाइंट, की बेसिकली वो क्या कह रहा है ताकि हम लोग कॉन्सेप्चुअलाइज कर सके उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट को। यूजर स्टोरीज अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने 10 लिख के दी हैं, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि 10 की 10 ही हमने पहली रिलीज के अंदर इंप्लीमेंट कर देनी है। आफ्टर गेटिंग द यूजर स्टोरीज, जिसको हम इंटरनली अब यूजर रिक्वायरमेंट्स बोल सकते हैं, उसके बाद हम डेवलपर को एंगेज करते हैं ताकि वो डेवलपर उन रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट कर सके। एस्टिमेशन से मेरी मुराद ये है कि रादर देन प्लानिंग अ रिलीज ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, हम एक्सपी के अंदर कभी भी मंथ्स में बात नहीं करते, वी बेसिकली डील्स विद वीक्स। तो फॉर एग्जांपल अगले 2 वीक के अंदर अगर यूजर ने हमें 10 यूजर स्टोरीज हमें बोली है कि जी 10 यूजर स्टोरीज आई वांट दैट टू गेट इंप्लीमेंटेड, तो डेवलपर बेसिकली एस्टिमेट करेगा इन टर्म्स ऑफ द टाइम जो उसको चाहिए या एफर्ट जो रिक्वायर्ड है उन यूजर स्टोरीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। क्योंकि हो सकता है कि यूजर स्टोरीज जो हमें क्लाइंट ने दी हैं वो 2 हफ्ते के दरमियान इंप्लीमेंट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही ना हो। तो इसका जो एग्जैक्ट एस्टिमेट है वो हमें क्लाइंट साइड की जो रिक्वायरमेंट है वो डेवलपर ही दे सकता है। तो जो डायग्राम के ऊपर आपको एक चीज नजर आ रही है, कॉन्फिडेंट एस्टिमेट्स, उसके बाद स्पाइक होता है, अनसर्टन एस्टिमेट्स हैं, फिर कॉन्फिडेंट एस्टिमेट्स हैं। स्पाइक से मुराद होता है लूप। जो हमारी रिलीज की प्लानिंग है
वो बेसिकली बेस कर रही होती है हमारी एस्टिमेशन के ऊपर कि 10 रिक्वायरमेंट्स को हमने एस्टिमेट कर लिया, और एस्टिमेशन में हमारा जो इन्वॉल्व है वो बेसिकली डेवलपर इन्वॉल्व है। जो हमें डेवलपर ने एस्टिमेशन करने के बाद बता दिया कि जी यूजर स्टोरी 1 को इंप्लीमेंट होने में फॉर एग्जांपल 4 हफ्ते लगेंगे, यूजर स्टोरी 2 को इंप्लीमेंट होने में 2 वीक लगेंगे, एंड स्टफ लाइक दिस। जब हमारा डेवलपर हमें रिक्वायरमेंट्स की एस्टिमेशन करके दे देता है, उसके बाद हम यूजर के पास दोबारा जाते हैं और उससे हम लोग इन टर्म्स ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स एक लिस्ट जनरेट करवा लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरेशन प्लान। के आउट ऑफ 10 रिक्वायरमेंट्स, फॉर एग्जांपल क्लाइंट कहता है कि मतलब कोई 5 रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करता है और वो ये कहते हैं कि आउट ऑफ 10 ये 5 मेरे लिए ज्यादा अहमियत की रिक्वायरमेंट्स हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इनको रिलीज 1 के अंदर आई वांट देम टू बी इनकलकेटेड। तो जो आफ्टर गेटिंग द एस्टिमेशन हम रिक्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस के हिसाब से एक रिलीज का प्लान बना लेते हैं। जब हमारी रिलीज का प्लान बन जाता है, वी बेसिकली स्टार्ट डेवलपिंग दोज रिक्वायरमेंट बाय द डेवलपर। अब जब मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमारी जो रिलीजेस होती हैं वो मंथ्स के ऊपर स्पैन नहीं करती हैं, वो बेसिकली वीक्स के ऊपर स्पैन करती हैं। तो जो हमारी रिलीजेस हैं, अगर हमारी सबसे पहली रिलीज आ गई है तो हम क्लाइंट को उस रिलीज की आउटपुट दिखा देंगे। अब यहां पे एक टर्म आती है जो कि टेक्निकली भी और नॉन टेक्निकली भी दोनों चीजों को एड्रेस करती है, वो है एक्सेप्टेंस टेस्ट। अब यहां पे सवाल ये आता है कि हाउ दिस एक्सेप्टेंस टेस्ट इज डिफर फ्रॉम दोस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है वो बेसिकली मल्टी फेसेड है। यहां पे एक्सेप्टेंस टेस्ट यूजर भी कर रहा है, जिस तरह आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि यूजर स्टोरीज आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द एक्सेप्टेंस टेस्ट, जो कि नॉन टेक्निकल ऑब्वियसली, और टेक्निकली जो हमारी कोडिंग हुई है उनकी भी इंटरनल टेस्टिंग चल रही है। अब यहां पे आई वुड लाइक टू मेक अ पॉइंट कि एक्सेप्टेंस टेस्ट जो होता है, यानी जो हमारे टेस्ट केसेस होते हैं, ऑब्वियसली ये कोडिंग ही होते हैं, लेकिन जो टेस्ट केसेस होते हैं दे आर रिटन बिफोर द कोडिंग। अब यहां पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस फील होगा कि ये प्रैक्टिकली हो कैसे सकता है कि हमारा वो कोड ही मौजूद नहीं है जिसको टेस्ट हमने करना है। लेकिन जो एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है वो टेस्ट क्राइटेरिया डिफाइन कर देता है जिसकी बेस पे रिलीज होनी चाहिए या रिलीज की वर्किंग होनी चाहिए। अब यहां पे हम लोग एक टर्म होती है, वो होती है ऑटोमेटेड टेस्टिंग। यानी आप लाइक फॉर एग्जांपल जे यूनिट टेस्ट एक सॉफ्टवेयर है, या जे यूनिट टेस्टिंग एक टेक्निक है जो जावा के अंदर इंप्लीमेंट होती है। वो बेसिकली हमें ये कहती है कि यू गिव अस द कंडीशन, ऑब्वियसली प्रोग्रामेटिकली यू गिव अस द कंडीशन, वी विल जनरेट द टेस्टिंग पैरामीटर या टेस्टिंग सॉफ्टवेयर फॉर यू या टेस्ट केसेस फॉर यू। तो जब हमारा जो डेवलपर है वो हमें कहता है कि हाँ जी मैंने सॉफ्टवेयर को रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यूजर स्टोरीज के हिसाब से इंप्लीमेंट कर लिया है, तो इंप्लीमेंटेशन करने के बाद उसका जो एक्सेप्टेंस टेस्ट है, टेक्निकली बात कर रहा हूं, जो एक्सेप्टेंस टेस्ट है वो हमने पहले लिख लिया हुआ है, रादर कि हम एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कोड को हम टेस्ट करें, हम अपने टेस्ट केसेस के हिसाब से सॉफ्टवेयर कोड को मैप करते हैं। तो दिस इज बेसिकली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम दैट ऑफ द ट्रेडिशनल टेस्टिंग, क्योंकि ट्रेडिशनल टेस्टिंग के अंदर पहले डेवलपमेंट होती है, फिर उस डेवलप किए हुए कोड को या जो डेवलपमेंट हुई है उसको टेस्ट फेज में डाला जाता है। लेकिन यहां पे ऑपोजिट है, यहां पे हम लोग टेस्ट केसेस पहले लिखते हैं और फिर उन टेस्ट केसेस के हिसाब से देखते हैं कि हमारा कोड मैप कर रहा है कि नहीं। तो यहां बेसिकली एक्सेप्टेंस टेस्ट दो जगह पे है, एक यूजर फाइनलाइज करता है कि क्या उसको वो चीज मिल गई है जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था अपने यूजर स्टोरीज में, और इंटरनली एक्सेप्टेंस टेस्ट की बेस पे कोड की वेरिफिकेशन होती है। आई रिपीट, एक्सेप्टेंस टेस्ट की बेस पे कोड की वेरिफिकेशन होती है, बग्स की आइडेंटिफिकेशन होती है, और इंटरनली हमारे वर्जन्स आते रहते हैं जो कि हमने फिर आगे कस्टमर को, यानी कस्टमर की अप्रूवल के लिए हमने क्लाइंट को देने हैं।
अब यहां पे एक टर्म है जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी, वो टर्म है यूजर वेलोसिटी या प्रोजेक्ट वेलोसिटी. नाउ दिस वेलोसिटी हैज नथिंग टू डू विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी इन फिजिक्स. वेलोसिटी से मुराद हमारी ये होती है कि फॉर एग्जांपल 10 में से 5 हमारी स्टोरीज ऐसी हैं जो हमने पहली रिलीज के अंदर इंप्लीमेंट करनी है, तो हम हर रिलीज को कुछ पॉइंट्स एलोकेट कर देते हैं या हर यूजर स्टोरी को कुछ बिजनेस पॉइंट्स एलोकेट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल 100, फॉर एग्जांपल 200, यानी 1 से लेकर 1000, यानी 100 से लेकर 1000 तक हम हर यूजर स्टोरी को उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से बिजनेस पॉइंट एलोकेट करते हैं आफ्टर कंसल्टिंग द कस्टमर. या यूं कह लें कि कस्टमर हमें बताता है कि सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट कौन सी है, तो उन सारी रिक्वायरमेंट्स की बिजनेस पॉइंट्स का सम बेसिकली होता है वेलोसिटी. तो जब हम एक्सपी प्रोसेस मॉडल में होते हैं तो बेसिकली हम ये कह रहे होते हैं कि रिलीज 1 के अंदर 700 पॉइंट्स की प्रोजेक्ट वेलोसिटी है. इसका मतलब ये होता है कि 700 पॉइंट वी हैव टू अचीव इन द रिलीज नंबर 1 फॉर एग्जांपल ऑफ द एक्सपी प्रोसेस. और उसी की बेस पे हम लोग ये प्लान करते हैं कि 10 रिक्वायरमेंट की अगर वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 1500 थी, तो उस 1500 में से रिलीज 1 के अंदर हमने फॉर एग्जांपल 700 कर ली है, तो बाकी 800 रह गया. तो वी कैन हैव अ सम सॉर्ट ऑफ स्केड्यूल, यानी जो ट्रेडिशनल प्रोसेसेस होते हैं उसमें जो बड़ी स्ट्रिक्ट हम लोग प्लानिंग करते हैं कि जी सीक्वेंस हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, हम लोग प्रीडिसेसर आइडेंटिफाई करते हैं कि फेज, यानी फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट के फेज में जाने से पहले हमारी प्री कंडीशन यही होगी एंड स्टफ लाइक दिस. उसका लाइटर वर्जन, उसका लाइटर मोड हम लोग एक्सपी के अंदर स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें हेल्प करते हैं बिजनेस पॉइंट्स जो कि यूजर स्टोरीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं. यहां पे आपको एक टर्म और नजर आ रही होगी जो है सिस्टम मेटाफोर. सिस्टम मेटाफोर से मुराद बेसिकली ये चीज होती है कि हमने अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की थीम क्या रखी हुई है. यानी हम मेटाफोर का बेसिक मकसद ये, जो उसका आइडिया है वो ये है कि वी शुड बी एबल टू कंपेयर आवर सॉल्यूशन विद दैट ऑफ सम एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन, ताकि हम लोग कंपेयर कर सकें कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम उसको रेट कर रहे हैं 10 के ऊपर, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है वो उस 10 के हिसाब से कहां पे लाई करता है. सॉफ्टवेयर सिस्टम मेटाफोर को अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा कि हमने आने वाले लेक्चर्स के अंदर इनके ऊपर पूरे के पूरे 1-2 सेशंस डिस्कशन के ऊपर रखने कि मेटाफोर एक्चुअली इंपैक्ट कैसे करता है हमारे डिजाइन के ऊपर. अब आफ्टर हैविंग अ डिस्कशन ऑफ द एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट, अब हम कुछ यूजर स्टोरीज को, सैंपल यूजर स्टोरीज जो कि एक्चुअल सॉफ्टवेयर हाउसेज में या इंडस्ट्री में यूज की जाती हैं, वो देख लेते हैं, ताकि यू शुड हैव अ फीलिंग कि यूजर स्टोरी किस चीज का नाम है, किस चीज को मैं यूजर स्टोरी बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही यूजर स्टोरी है. ठीक है जी. अब जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, ये एक रियल टाइम सैंपल यूजर स्टोरी कार्ड है. जिससे मैंने आपको बताया था कि जितनी भी हमारी यूजर स्टोरीज होती हैं वो एक यूजर स्टोरी कार्ड होता है जो हम क्लाइंट को देते हैं. वो क्लाइंट उस यूजर स्टोरी कार्ड को फिल आउट करता है. अब यहां पे 2-3 चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा. ऑन द लेफ्ट टॉप आपको एक नंबर नजर आ रहा होगा 173, और उसके आगे एक लाइन लिखी हुई है स्टूडेंट्स कैन परचेज पार्किंग पासेस. अब ये देखें, ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट या बहुत ज्यादा फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है. रीजन बीइंग क्योंकि ये क्लाइंट ने लिखी है, ये किसी टेक्निकल बंदे ने या किसी टेक्निकल एनालिस्ट ने, बिजनेस एनालिस्ट ने नहीं लिखी है. दिस इज नॉट एक्चुअली मेंट फॉर द टेक्निकल टीम. ये बेसिकली एक वेग रिक्वायरमेंट है. वेग से मुराद ये है कि एक इनफॉर्मल सी रिक्वायरमेंट है जो क्लाइंट हमें यूजर स्टोरी कार्ड के ऊपर लिख के दी है. अब बॉटम लेफ्ट के ऊपर आपको 2 चीजें नजर आ रही होंगी. एक तो है प्रायोरिटी और एक है एस्टिमेट. जिससे हमने अभी पिछले जब हमने डिस्कशन की है एक्सपी प्रोसेस मॉडल की डिटेल के अंदर, तो मैंने आपको कहा था कि 2 चीजें हमें चाहिए होती हैं. एक एस्टिमेशन ऑफ द स्टोरी या एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो कि हमारी यूजर स्टोरी है, और दूसरी है कि उसको प्रायोरिटी करना, उसको प्रायोरिटाइजेशन करना. अब जो एस्टिमेशन वाला काम है यहां पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा 4. अब ये बेसिकली एक स्केल है फ्रॉम 1 to 10. मीन 1 का मतलब है 1 हफ्ता, 2 का मतलब है 2 हफ्ता, एंड स्टफ लाइक दिस. उसको एस्टिमेट किया है डेवलपर ने कि
टू इंप्लीमेंट दिस पर्टिकुलर स्टोरी विच इज 173, उसको 4 हफ्ते लगेंगे। और जो इसकी प्रायोरिटी है वो नंबर 8 के ऊपर है फ्रॉम द स्केल ऑफ 1 to 10, यानी 1 बीइंग द हाईएस्ट एंड 10 बीइंग द लोएस्ट। मतलब ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है इसको इंप्लीमेंट होने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, और इसकी जो प्रायोरिटी यूजर के हिसाब से है वो 8 है। ठीक है जी। तो दिस इज वन सैंपल यूजर स्टोरी कार्ड जो कि एक्चुअल रियल टाइम रिक्वायरमेंट से ली गई है। इसी तरीके से एक और रिक्वायरमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं MSCW, मस्ट शुड कुड वुड। मतलब ये एक थोड़ी सी डिटेल लेवल की यूजर रिक्वायरमेंट है। मतलब डिटेल से मुराद मेरी कतई ये नहीं है कि आपको यूजर ये भी गाइड कर रहा है कि आप टेक्निकल आप टूल कौन सा यूज करें या आप किस तरह के बंदे हायर करें। मतलब ये थोड़ी सी 2-3 लाइनों के ऊपर है, क्योंकि टिपिकली यूजर स्टोरी हम लोग उसे कहते हैं जो एक लाइन से ज्यादा नहीं है। तो ये थोड़ी सी कोई समझ लें अच्छा क्लाइंट है जो हमें ये कह रहा है कि जी थोड़ी सी उसने अपनी तरफ से ज्यादा डिटेल बताने की कोशिश की है। यानी आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, एज अ स्टूडेंट आई वांट टू परचेज अ पार्किंग पास सो दैट आई कैन ड्राइव टू स्कूल। यानी यहां से हमें ये पता लग रहा है कोई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम टाइप चीज है। स्टूडेंट कोई यहाँ पे एक प्रोसेस कर रहा है, उसमें परचेजिंग हो रही है और उसमें कुछ पासेज इशू हो रहे हैं। मतलब ये थोड़ी सी ज्यादा हेल्पफुल है फॉर आवर टेक्निकल टीम टू जनरेट द रिलीजेस। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट बॉटम में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, जो हमारे क्लाइंट साहब हैं उन्होंने अब प्रायोरिटी के अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी है, क्योंकि ये MSCW को बेस कर रही है। उसने शुड लिख दिया है। अब शुड इज नॉट एन इक्विवेलेंट ऑफ एनी न्यूमेरिक वैल्यू। उसने अपनी तरफ से इसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दी है। मतलब MSCW के अंदर मस्ट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, शुड इज स्केल नंबर 2 एंड सो ऑन। और जो इसकी एस्टिमेशन की है हमारे डेवलपर ने वो की है 4 वीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लाइंट के हिसाब से दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायोरिटी लेवल 2 एंड फ्रॉम द एस्टिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डेवलपर दिस विल टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। अब यहां पे एक आप बात नोट करें कि जो इससे पहले वाली यूजर स्टोरी थी उसके ऊपर हमारा प्रायोरिटी लेवल 8 था। यानी उस वक्त हमें यूजर ने कहा था कि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, लेकिन जैसे ही हमने यूजर को कहा कि हमें थोड़ी सी ज्यादा डिटेल दो जो कि हमारी यूजर स्टोरी है, तो उसने कहा कि जी अब ये शुड वाला केस है, मतलब अभी प्रायोरिटी लेवल 2 हो गया। अब आप ये नोट करें कि ऑल ऑफ अ सडन सेम क्लाइंट सेम रिक्वायरमेंट, द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिक्वायरमेंट given by the client is certainly changed all of a sudden. Now this is a change which I was telling या which we were having a discussion कि client आपको stable requirement नहीं देगा, जो कि waterfall model की requirement होती है, वो बहुत ज्यादा fluctuation करेगा। तो you have to set your end point या आपको अपना yardstick identify करना है कि कहां पे आपने client को lock करना है in terms of the requirement। ठीक है जी। अब ये कुछ सैंपल थे। अब मैं बार बार क्यों यूजर स्टोरीज पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। यूजर स्टोरीज जो होती हैं दे हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द सॉफ्टवेयर डिजाइन, और क्योंकि ये हमारी यूजर स्टोरीज की बेस पे ही सॉफ्टवेयर का रिलीज प्लान बनता है एक्सपी के अंदर। तो जब तक हमारी रिक्वायरमेंट्स या यूजर स्टोरीज इफ दे आर नॉट प्रॉपरली बीइंग प्रायोरिटाइज्ड बाय द क्लाइंट या बाय द यूजर, we cannot have a better release plan of our requirements। और जो estimation क्योंकि developer ने की है, तो developer are basically the driving force, और technically मैं बात कर रहा हूं, इसको आपने मिक्सअप नहीं करना है कि जैसे जो मैंने शुरू में बात की थी कि XP को लीड क्लाइंट करता है। अब यहां पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि टाइम एस्टिमेशन बाय डेवलपर। इसका मतलब ये है कि क्योंकि हमारा डेवलपर एस्टिमेशन के अंदर इन्वॉल्व था, तो he is basically a part of in more detail a part of this process। क्योंकि ट्रेडिशनल वाटरफॉल प्रोसेस के अंदर या ट्रेडिशनल क्लासिक मॉडल्स के अंदर एस्टिमेशन कभी भी डेवलपर नहीं करता है, जो कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर हम लोग यूज करते हैं। वो बिजनेस एनालिस्ट करता है या प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। लेकिन यहां पे देखिएगा हम लोग डिटेल्स में आ गए हैं, डेवलपर डायरेक्ट एस्टिमेशन कर रहा है, बिकॉज वी वांट टू रिड्यूस द कम्युनिकेशन गैप। हम जितनी भी टीयर्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो कम करना चाह रहे हैं ताकि डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स को हम लोग आपस में डिस्कशन करवा सकें।
after having a discussion on the impact factor of the user stories, we will now jump to the XP practices. Basically 12 practices XP की प्रोसेस मॉडल के अंदर होती हैं, जिसके अंदर बहुत सारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आपको नजर आ रही होंगी, लाइक प्लानिंग गेम जो हमने अभी डिस्कस की है। उसके बाद स्मॉल रिलीजेस आर द एसेंस ऑफ द एक्सपी प्रैक्टिसेस। इसके बाद मेटाफोर है जो हमने अभी डिस्कस किया। सिंपलिसिटी को बेसिकली यहां पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है विद द सिंपल डिजाइन। जो यहां पे अभी मैंने आपको एक्सपी के जो हमने एक पूरे प्रोसेस को ओवरव्यू देखा था, तो वो आपको यहां लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि टेस्टिंग बिफोर कोड। इसका मतलब ये है कि हमारे टेस्ट केसेस पहले लिखे जाते हैं रादर देन द कोड। दिस इज बेसिकली एन ऑपोजिट टेक्निक ऑफ द क्लासिक वाटरफॉल मॉडल। अब जो एक पॉइंट यहां पे आपको नजर आ रहा है रीफैक्टरिंग का, रीफैक्टरिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि विदाउट चेंजिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर वी चेंज द इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन। कि एक आउटपुट तो वही रहे, लेकिन हाउ वी कैन बेटर ऑप्टिमाइज द सॉफ्टवेयर कोड। यानी अगर फॉर एग्जांपल हमारे डेवलपर ने एक लूप लगाया था एंड लूप इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी कॉस्टली एफर्ट, तो क्या वो काम हमारा लूप में जो हो रहा है, क्या वो लूप के बगैर भी हो सकता है? हो सकता है कि हमारा एक लूप ऐसा लगा हो जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 तक जा रहा है और एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। तो क्या हमारे पास ऐसा तरीका मौजूद है कि हम लोग एग्जिस्टिंग कोड के अंदर नंबर ऑफ लाइंस को कम कर सकें? क्योंकि जितने नंबर ऑफ लाइंस कम होंगी उतना देर इज अ चांस कि हम अच्छे तरीके से बेटर गवर्न कर सकते हैं अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एफर्ट को। इसके बाद एक टर्म आती है पेयर प्रोग्रामिंग। पेयर प्रोग्रामिंग से मुरादी होती है कि क्योंकि हमारी रिलीजेस बहुत छोटी होती हैं, वीक्स पे स्पैन कर रही होती है, मंथ्स पे स्पैन नहीं कर रही होती, तो एक टेबल के ऊपर, एक कंप्यूटर के ऊपर एक बंदा नहीं 2 बंदे काम कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कोडिंग कर रहा होता है, दूसरा बंदा उस कोडिंग करने वाले को गाइड कर रहा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोच। के एक बंदा ये कह रहा है कि लूप लगाओ, इफ देन एल्स लगाओ, या यहां पे तुम एक कंस्ट्रक्टर बनाओ, या यहां पे तुम एक रिकॉर्ड सेट लिखो। वो बंदा, एक बंदा टाइप कर रहा होता है, दूसरा बंदा उसको गाइड कर रहा होता है। अब ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है कि एक कंप्यूटर पे 2 बंदे एफिशिएंटली काम कैसे करेंगे, लेकिन दिस टेक्निक हैव प्रूवन टू बी अ वेरी सक्सेसफुल टेक्निक फॉर एफिशिएंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब ये तो हम कहते हैं कि जो एक बंदे की डिसीजन होती है वो बेहतर होती है, लेकिन यहां पे एक डिसीजन मेकर है और एक उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने वाला है। जो इंप्लीमेंट कर रहा है उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही है। तो देयर इज बेसिकली नो स्ट्रिक्ट हायरार्की इन द प्रोजेक्ट, क्योंकि जो हमारे पेयर्स काम कर रहे हैं वो बेसिकली एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और उसके बाद जब सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट हो जाती है, तो हम ये डेवलपमेंट के बाद जब हमारा खुदा ना खासा अगर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है या क्लाइंट ने उसको ओवरऑल रिजेक्ट कर दी है, तो ऑनरशिप पूरी की पूरी टीम के ऊपर आती है। एक बंदे को हम ब्लेम नहीं कर सकते। और जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट रिलीजेस के अंदर भी आइटरेशन हो रही होती है, तो वी बेसिकली वर्क ऑन द कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। हम ये नहीं कहते कि एक रिक्वायरमेंट होगी तो बस कर दें, जब तक हमारी की पूरी रिक्वायरमेंट्स जो उस रिलीज का पार्ट थी कंटिन्यूसली हम इंटीग्रेट करते रहते हैं अनलेस एंड अनटिल वी रिलीज द एक्चुअल कोड। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर हाउसेस में नहीं होता, कि एक टर्म सॉफ्टवेयर हाउस में मशहूर होती है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर के आने का टाइम पता होता है, जाने का टाइम नहीं पता होता। एक्सपी स्ट्रिक्टली कहता है डोंट वर्क मोर देन 40 आवर्स, बिकॉज ड्यूरिंग दैट 40 आवर्स अ वीक यू कैन गिव योर बेस्ट। अगर इसको एक्सीड करेंगे यू विल नॉट गेट द ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस ऑफ द डेवलपर। ठीक है। और इसके बाद हमने कहा था कि जो हमारा कस्टमर है वो हमारे साथ ऑन साइट मौजूद है, ताकि हमें वो रियल टाइम फीडबैक दे सके। और आखिरी पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल है, जो ये हम उसको डिस्कस करेंगे जब हम लोग एक्चुअली सॉफ्टवेयर कोडिंग स्टार्ट करेंगे, कि जो कोडिंग गाइडलाइंस होती हैं वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती जितनी के हमारी क्लासिकल मॉडल्स के अंदर होती हैं गाइडलाइंस, लेकिन बहुत लीनियर और लीनियंट होती हैं, ताकि हमारे जो डेवलपर्स हैं वो कोडिंग के बिना फंसे रहे, उसकी गाइडलाइंस पे ना फंसे रहे कि हमने फॉर एग्जांपल क्लास का सी बड़ा रखना था या क्लास नेम का डी बड़ा रखना था एंड स्टफ लाइक दिस। तो हम जो हमारा डेवलपर है उसको थोड़ा सा फ्री हैंड देते हैं। ठीक है जी, ये हमारी एक्सपी की प्रैक्टिसेस हैं जो बेसिकली हम लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी एक डायग्राम है जिसको हम लोग बोलते हैं इज एक्सपी अ मिथ,
यहाँ पे आपको 3 कार्टून नजर आ रहे होंगे। सबसे पहली डायग्राम में लिखा हुआ है 3 बॉस एक हमारे डेवलपर के पास आए हैं। उन्होंने ये कहा है कि वी आर गोइंग टू ट्राई समथिंग कॉल्ड एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। अब आप ये देखें, जो डेवलपर है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाल एकदम खड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अगली स्लाइड में उसके बॉस ने उसको ये कहा है कि फर्स्ट पिक अ पार्टनर, द टू ऑफ यू विल वर्क एट वन कंप्यूटर फॉर 40 आवर्स अ वीक। अब जो 40 आवर अ वीक, वन कंप्यूटर, 2%, दिस इज बेसिकली वेरी डिफरेंट अप्रोच फ्रॉम द वाटरफॉल मॉडल। अब जैसे ही बॉस चला गया तो अब देखें आखिरी साइड में लिखा हुआ है कि वो बंदा कह रहा है अ न्यू सिस्टम इज अ 1 मिनट ओल्ड एंड आई ऑलरेडी हेट एवरीवन। यानी जो फर्स्ट रिएक्शन आपको इंटरनली फेस करना पड़ रहा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो कोई इतना बेहतर नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस ये बताता है कि ये जो रिएक्शन आता है इट बेसिकली लीड्स टू द पॉजिटिव इम्पैक्ट। ये तो हमने पूरी डिस्कशन कर ली एक्सपी की प्रोग्रामिंग के ऊपर, एक्सपी के प्रोसेस के ऊपर। आई विल एंड दिस लेक्चर बाय कोटिंग अ कोट ऑफ क्रॉसबी। ये 1992 के अंदर उसने ये कोट दी थी। इसका मतलब ये आप हरगिज ना समझे, जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो एक्सपी है वो तो 1996 में आई थी, तो ये कोट 1992 का है, तो ये क्या दोनों के अंदर डिस्पैरिटी है। 1996 के अंदर वो ऑफिशियली मार्केट में आई थी एक्सपी, लेकिन काम इसके ऊपर बहुत पहले हो रहा था। कोड सिंपल सा ये है कि इट इज नेसेसरी टू ब्रेक आउट ऑफ द जीरो सम मॉडल ऑफ 4 वेरिएबल टाइम, स्कोप, cost and quality. You don't get software out of the door faster by lowering quality. Instead, you get software out of the door faster by raising the quality. मतलब आपको अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या जल्दी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये एक्सपी का थीम हमने लेक्चर के स्टार्ट पे भी डिस्कस किया था, और ये थीम हमारे एंड पे भी है कि मेन फोकस हमारा क्वालिटी है, लेकिन एजाइल क्वालिटी, जल्दी हम क्वालिटी अचीव करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपका लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, और अगले लेक्चर के अंदर हम लोग इंशाल्लाह इसी एक्सपी जो हमने आज डिस्कस किया है इसको हम लोग एक्चुअली गेम की फॉर्म में सिमुलेट करेंगे, ताकि आपको रियल टाइम रिएक्शंस फ्रॉम द क्लाइंट एंड फ्रॉम द डेवलपर्स देखने को मिले, ताकि आपको याद ना करना पड़े और रट्टा ना लगाना पड़े इसकी टर्म्स को, ताकि आपको बेहतर सिमुलेट कर सकें। और फिर हम आपको एक एग्जांपल देंगे या एक असाइनमेंट देंगे कि आप इंटरनली सिमुलेट करें, और एंड यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आज का लेक्चर खत्म हुआ। खुदा हाफिज।